नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो आज से एमपी में होने वाली 2 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार खत्म हो गया। परसों वोटिंग होगी। विधानसभा की सूची में पहले नंबर वाले जिला शिवपुर की विजयपुर सीट लोकसभा चुनाव के वक्त इस्तीफा देकर पाला बदलने वाले रामनिवास रावत के कारण रिक्त हुई थी और बुधनी से इस्तीफा देकर केंद्र में मंत्री बनने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कारण बुधनी भी खाली हुई है। उपचुनाव में अमरवाड़ा सीट बीजेपी पहले ही अपनी झोली में कर चुकी। एक सीट रिक्त होने की कतार में है, वो है सागर जिले की बीना। अभी उनकी विधायक किस तरफ हैं, ये कागजों में कुछ और हकीकत में कुछ और है। खैर, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। आज तो बात सिर्फ बुधनी और विजयपुर की करते हैं। दोनों जगह 5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। अकेले बुधनी में 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच। कांग्रेस के एक बागी सपा की टिकट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बात विजयपुर की करें तो वहां 11 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए मंत्री रामनिवास रावत और कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा के बीच है। यूं तो उपचुनाव के बारे में एक अघोषित अलिखित सिद्धांत है कि इसमें जीतता अमूमन सत्ताधारी दल ही है। कुछ अपवाद जरूर उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज बात इन्हीं सब की करेंगे कि मौन सा दिख रहा मतदाता क्या कमाल करेगा। बुधनी शिवराज की प्रतिष्ठा को कायम रख पाएगा क्या? विजयपुर क्या दल बदल को आत्मसात करके दोबारा रामनिवास रावत को प्रतिसाद देगा? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित शिवराज सिंह चौहान और बाकी के दिग्गजों ने जो पूरी ताकत लगाई है वो कितनी फलीभूत होगी? कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार सक्रिय रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनका 4 दिवसीय दौरा रद्द कर दिया गया था। पहले कमलनाथ 5 और 6 नवंबर को बुधनी और विजयपुर में जनसभाएं करने वाले थे, लेकिन वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस संसाधन विहीन है या उसके कंधे झुक रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपने बयानों के साथ जरूर डटे रहे, लेकिन जीतू और सिंगार के बीच वो जुगलबंदी देखने को नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। भले ही मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से सरकार की सेहत पर कुछ खास फर्क न पड़ता हो, लेकिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा तो दांव पर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा जाने से खाली हुई सीट बुधनी को जीतने का चैलेंज भाजपा के सामने है, तो कांग्रेस के सामने इस सीट पर सेंध लगाने का मौका भी। विजयपुर सीट पर कांग्रेस अपने होने का दम भर रही है, तो रामनिवास रावत पाला बदलने के बाद भी खुद को इस इलाके का सबसे बड़ा नेता साबित करने की चुनौती के साथ चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही सीटों पर दोनों पार्टियों के दिग्गज मोर्चा संभाले हुए नजर आए। इनमें सीएम मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी अलग अलग मोर्चों पर खासे सक्रिय दिखे। सीएम मोहन यादव ने 3 रोड शो और 10 जनसभाएं की। बुधनी में 1 और विजयपुर में 2 रोड शो में हिस्सा लिया। बुधनी में उन्होंने 4 जनसभाएं की, जबकि विजयपुर में 6 जनसभाओं को संबोधित किया। वीडी शर्मा 7 जनसभाओं का हिस्सा बने, 3 रोड शो में भाग लिया। बुधनी में 1 और विजयपुर में 2 रोड शो किए, जबकि बुधनी में 3 और विजयपुर में 4 जनसभाएं की। वहीं जीतू पटवारी 10 जनसभाओं और अलग अलग चुनावी दौरों पर नजर आए। चुनावी रैलियों के शोर में स्थानीय मुद्दे भले मुखर न हुए हों, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की खनखनाहट बीच बीच में आती रही। कांग्रेस अपने बिकाऊ प्रत्याशी वाले बाण को बार बार तरकश से निकालकर साफ करती रही, कहीं कहीं चलाया भी, इस भरोसे के साथ कि लक्ष्य भेदने के लिए इतना काफी है। जनता इस बात को समझती है कि जो बिकाऊ है वो कभी टिकाऊ नहीं होते, इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता उन्हें घर भेजेगी। अब ऐसे तो मुझे भी ऑफर आया था कि 50 करोड़ रुपए ले लो, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, तो मैं नहीं बिका। तो भाजपा इसके काउंटर में कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने की बात दोहराते हुए राज्य से लेकर केंद्र तक की योजनाओं को गिनाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटी। पहले चुनाव लड़ने का आरोप भी लगाते रहेंगे, केवल आरोप लगाना सीख गए, नकारात्मक राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाएं, ये भाजपा की बड़ी ताकत है। बहरहाल चुनावी स्टेज पर सभी परफॉर्मेंस पूरी हो चुकी है। कमान अब उस जनता के हाथ में है जो भीड़ में बैठकर ताली तो बजाती है, लेकिन नंबर भी बड़े सोच समझ कर देती है। किसका एक्स फैक्टर इस बार किस सीट पर कमाल करेगा,
ये भी तय करने का काम अब उस जनता पर ही छोड़ दीजिए। देखते हैं किसे ग्रीन सिग्नल मिलता है और ये सुनने को मिलता है कि बधाई हो, आप विधानसभा आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। अभी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं, उसके बाद तीसरे भी जुड़ जाएंगे तो उनका भी परिचय जरूर जाहिर तौर पर कराऊंगा। अभी हमारे साथ हैं योगेश गुप्ता, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है योगेश जी। और दूसरे मेहमान हैं सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत योगेश जी से करते हैं। तो योगेश जी, कितने आश्वस्त हैं आप लोग? आप प्रचार तो थम गया, क्या लग रहा है आपको, वहां क्या होगा दोनों जगह? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता और ताकत के साथ लड़ती है। हमारा हर बूथ पर जो संगठन का कसावट रहती है और उसके अनुरूप जो कार्यकर्ता प्रतिबद्ध होता है, उसके आधार पर निश्चित रूप से हम बुधनी और विजयपुर दोनों उपचुनाव एक भारी अंतर से जीतने वाले हैं। जहां बुधनी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जो कांग्रेस के महीने पहले सर योगेश जी, कुछ महीने पहले उसी कार्यकर्ता ने रामनिवास रावत जी को हरवाने के लिए भी तो मेहनत करी होगी, अब वो उन्हें जितवाने के लिए कर रहा है। नहीं, देखिए अब इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अगर रामनिवास रावत जी हैं तो कांग्रेस से भी जो प्रत्याशी हैं मल्होत्रा, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर गए हुए। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में जब संगठन के दिशा निर्देश होते हैं तो हर बूथ पर कमल का फूल होता है। हर बूथ पर पूरी ताकत के साथ वह संगठन चुनाव लड़ता है और प्रत्याशी रामनिवास रावत की खुद की भी एक वहां पर एक बहुत भारी वजूद है, तभी वो बार बार चुनाव जीतकर आते रहे। निश्चित रूप से विजयपुर में जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की 7 से 8 सभाएं हुई हैं, पिछले हफ्ते में जो वो घोषणाएं कर आए, सहारा भारिया प्राधिकरण का गठन भारतीय जनता पार्टी के शासन में किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बुधनी में आज माननीय शिवराज जी ने स्वयं 3 से ज्यादा सभाएं संबोधित करी हैं और शिवराज जी जब बुधनी और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक ब्रांड है, वहीं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फायर ब्रांड नेता के रूप में निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ चुके हैं और यशस्वी अध्यक्ष VD शर्मा जी अथक प्रयासों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा का संचार किया है, निश्चित रूप से हम दोनों उपचुनाव बहुत ऊर्जा। एक बार सरमन नगेले जी को करते। सरमन जी, दोनों दलों की तैयारियां, अब तो मतलब अब प्रचार थम गया, कौन आगे कौन पीछे तैयारियों के लिहाज से? देखिए माननीय प्रवीण जी, चुनाव की तैयारियों के लिहाज से यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठन किसी भी चुनाव में अपनी तैयारी वैसे ही करते जैसे कि आम चुनाव में होती है तैयारी उनकी, और वो चुनाव लड़ने के लिए और लड़ाने के वो उपक्रम में, मूड में हमेशा रहते, सालों साल रहते हैं, 365 दिन रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, 7 दिन रहते हैं और वो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। इसलिए उनके दल के प्रति लोग प्रभावित होते हैं, जुड़ते हैं, चुनाव जीतते भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश आपके जानकारी में, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों की जानकारी में संदर्भ सबके सामने है। और बुधनी, जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस भी अपनी मेहनत कर रही है, लेकिन कांग्रेस में जो उत्साह है, जो कार्यकर्ताओं में एकजुटता, जो बड़े नेताओं के दौरे, उनकी मीटिंग सभाएं उतनी नहीं हुई जितनी बीजेपी की हुई हैं। एक दूसरा, देखिए मैं सबसे पहले माननीय प्रवीण जी बुधनी विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, फिर विजयपुर की। देखिए बुधनी विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव हो रहा है और वहां पर सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की प्रतिष्ठा जबरदस्त दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनके पुत्र को या उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया है। रमाकांत भार्गव की अधिक उम्र हो गई है और वो चूंकि जिस समाज से आते, किरार समाज से, वो किरार समाज का वहाँ पर मतदाता बहुत अधिक है बुधनी में। वो वहाँ समृद्धशाली लोग हैं, बहुत जागरूक लोग हैं, बहुत संपन्न लोग हैं। यदि वो किरार मतदाता राजकुमार पटेल के पक्ष में एक मुश्त मतदान कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, राजकुमार पटेल चुनाव वहां से निकाल लें। उसका एक कारण है, देखिए राजकुमार पटेल वही उसी विधानसभा क्षेत्र से 98 से 2003 के बीच में विधायक रह चुके, माननीय दिग्विजय सिंह की कैबिनेट में वो स्पोर्ट्स एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो निश्चित रूप से राजकुमार पटेल कांग्रेस के लिहाज से कैंडिडेट बहुत अच्छा है। अब मतदान किसके पक्ष में होगा ये देखना है। दूसरा बात है, सही बात है। हम कोई जजमेंटल लाइन
यूं भी नहीं ले सकते। तो एक बार संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष सिंह गौतम, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जवान प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है संतोष जी का। संतोष जी, कितने आश्वस्त हैं? यही मैंने योगेश जी से ही पूछा था बीजेपी से। अब तो थम गया प्रचार, क्या तैयारी? मतलब अब तो तैयारी भी तो नहीं पूछूंगा, अब तो ये पूछूंगा आश्वस्त कितने हैं? देखिए प्रवीण जी, जहां तक विजयपुर की बात है, कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि वहां पर कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक आदिवासी युवक को मैदान में उतारा है और उनका जो मेहनत है उनकी जो पूरे मैदान में, और जिस प्रकार से जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जी, सभी नेताओं ने मिलकर वहां मेहनत की है, और मैं समझता हूं कि जो रामनिवास रावत जी को वोट मिलते आए हैं आज तक, वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर मिलते आए हैं। तो ये रामनिवास रावत को भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वो स्वयं अपने दम पर चुनाव जीतते आए हैं। और विजयपुर की जीत के प्रति आश्वस्त होने के साथ ही हम बुधनी को लेकर ये पूरी तरह से मान सकते हैं कि बुधनी की सीट इस बार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हमारा जो वहां पर जो उम्मीदवार है वो बहुत ही अच्छा उम्मीदवार हमने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे विचार मंथन करके दिया है और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है उस उम्मीदवार के लिए। और निश्चित ही कार्तिकेय जो चौहान को टिकट नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो आंतरिक असंतोष है, जो कि खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन भीतर से जो असंतोष फैला हुआ उसका भी परिणाम सामने आएगा। ठीक है, एक बार योगेश जी को इनका लेते हैं। योगेश जी तो कह रहे हैं बहुत असंतोष है भाई आपके यहाँ, और ये बड़े आश्वस्त हैं ये लोग। दोनों जगह इन्हें लगभग नतीजे सुना दिए कि आपको दोनों जगह उम्मीद नहीं करना चाहिए। प्रवीण जी, कमोवेश यही नतीजे कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने तकरीबन हर चैनल पर विधानसभा चुनाव के समय भी सुनाए थे, और कांग्रेस सरकार बना रही थी 2023 के विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनका दावा था कि 15 से 20 सीटें कांग्रेस जीत रही है। 29-0 का रिजल्ट कांग्रेस की प्रासंगिकता का सवालिया निशान उठाता है। तो मैं अपने साथी प्रवक्ता के वक्तव्य पर ना जाकर बुधनी के जो प्रत्याशी है राजकुमार पटेल, कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य देखिए प्रवीण जी, बार बार जिस प्रत्याशी को जनता ठुकरा देती है, कमोवेश राजा के दरबारियों को ही टिकट देना कांग्रेस की एक मानसिकता है। अगर महापौर का चुनाव लड़ेंगी तो विभा पटेल जी लड़ेंगी, और अगर बुधनी से चुनाव लड़ेंगे तो राजकुमार पटेल या देवेंद्र पटेल। बाकी कांग्रेस का ऊर्जावान कार्यकर्ता जो सालों साल अथक प्रयास करता है टिकट की लालसा, एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, उसका शोषण होता है। एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए योगेश जी, मेरा एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए। जब इतना सब कुछ बिल्कुल आपके अनुकूलन वाला है तो फिर इतनी ताकत क्यों झोंक रहे हो आप लोग? दनादन रैलियां हमने भी गिनाई भी, कुछ मुझे कंठस्थ नहीं है, स्क्रीन पे थोड़ी देर में हो सकता चलें कि किसने कितनी कितनी सभाएं की। तो फिर घर बैठिए, तो यूं ही जिता देगी पब्लिक भाई। नहीं सर, देखिए प्रवीण जी, हम हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं। 24/7 365 दिन चुनावी मोड में कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व रहता है। और जो अभी हाल ही में हमारा संगठन महापर्व संपन्न हुआ है, उसके अंदर जो जनता का हमको दुलार मिला है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो लगभग 1,85,00,000 से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की नीतियों को, डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली को प्रमाणित करती है। अब सप्लीमेंट्री ले लिए, बहुत दूसरे सवाल में बहुत डिटेल बात कर लिए। एक बार शर्मन जी को इन करते हैं। शर्मन जी, फर्क क्या पड़ेगा? चलिए हम किसी के भी पक्ष में बात करें, कांग्रेस के पक्ष में गए तो क्या फर्क पड़ेगा, बीजेपी के पक्ष में गए तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत छोटा, माने कोई ना तो गवर्नमेंट बन रही ना गिर रही, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा सियासी तौर पे? देखिए माननीय प्रवीण जी, सियासी तौर पर फर्क ये पड़ेगा कि डॉक्टर मोहन यादव के लीडरशिप में ये चुनाव हो रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं राज्य के। तो अभी दोनों उपचुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जो आने वाला चुनाव 2028 में और 29 में होगा लोकसभा विधानसभा में, वहाँ के चुनाव की तैयारी अभी से कर रहे हैं कि हमारे कब्जे में वो सीट रहे तो उस समय हमको जीतने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और अभी जो विधायक बन जाएगा उपचुनाव में, वो उसके पास 4 साल का समय रहेगा, वहाँ विकास के काम करेगा और जनता के बीच में जाके वो कनेक्ट हो जाएगा, अपना जमीन को, अपने आधार को अपना मजबूती प्रदान करेगा। और देखिए, मैं विजयपुर के संदर्भ में कह रहा हूँ कि विजयपुर में माननीय सिंधिया जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रचार के लिए नहीं गए, ना के बराबर मेरी जानकारी में है कि शायद वो नहीं गए। एक तो ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। दूसरा, विजयपुर के जो सीताराम आदिवासी हैं,
वो नाराज थे, तो उनको शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड का उपाध्यक्ष बना के राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। तो उसको उनको संतुष्ट करने की कोशिश की, और एक कांग्रेस में आ गए थे लंबे समय पहले बाबूलाल मेहरा, वो बीजेपी के विधायक रहे, वो पुनः बीजेपी में आ गए। तो ये दोनों लोगों को साधने का प्रयास किया है कि जिससे कि वो जो विजयपुर की सीट भी है वो भी हम निकाल लें। लेकिन मेरा यहाँ दूसरा कहना है कि दोनों दलों के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत मध्य प्रदेश के विकास के लिए करें, मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए करें, यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए करें, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए करें, यहाँ की शिक्षा के लिए करें, यहाँ की सुरक्षा के लिए करें, यहाँ के एनवायरमेंट को लेकर करें, तो ज्यादा बेहतर होता है। देखिए, दोनों उपचुनाव यदि बीजेपी जीत जाती है तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास प्रचंड बहुमत है। कांग्रेस जीत जाती है तो कोई वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा नहीं सकती है। ठीक बात। एक बार अब इन कर लेते हैं संतोष जी को। संतोष जी, यही जो एक बात थी भाई, इन्होंने कहा, इनसे मैंने पूछा भी भाई, ये इनकी पार्टी की आक्रामकता किसी भी इलेक्शन में सही में दिखती है, मतलब बिना शक कि जुट जाते हैं ये लोग। आपके यहाँ वैसा एक जो जॉइंट एफर्ट होता है ना भाई, किसी किले को तोड़ने के लिए जिस तरह की घेराबंदी होती है, वो घेराबंदी मिसिंग क्यों दिखती है? मतलब क्या वजह है अभी भी, या अब कुछ फूट आपके यहाँ भी चल रही है अंदरूनी तौर पर? देखिए प्रवीण जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ने चाहे विजयपुर का चुनाव हो, चाहे बुधनी का चुनाव हो, पूरी एकजुटता से लड़ा है। और इस मामले में तो मैं बिल्कुल स्पष्टता से कह सकता हूं कि अगर कोई गुटबाजी की घटनाएं या उस तरह का माहौल पहले कभी दिखा भी हो तो विजयपुर और बुधनी में तो पहले आज नहीं दिख रहा है, क्योंकि उमंग सिंगार से लेकर जीतू पटवारी अपनी पूरी ताकत वहां झोंके हुए हैं। और यही निश्चित रूप से हमारे दो नेतृत्व में आज की तारीख में, एक नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो मैं समझता हूं इन शीर्ष नेताओं के अंडर में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरी मेहनत कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस बार उल्टी तस्वीर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर वहां पर भीतरघात करने की कोशिश कर रहे हैं अंदरूनी, जो कि हमको सूत्रों के द्वारा प्राप्त जानकारी है कि वो वहां जा ही नहीं रहे विजयपुर में, और उनके मन में टीस है कि मुझसे अलग होकर रामनिवास रावत अलग से नेता बनना चाहते हैं। और निश्चित रूप से रामनिवास रावत पहले सिंधिया के समर्थक थे जब कांग्रेस में थे, तो निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं चाहेंगे कि वो जीते वहां से चुनाव विजयपुर से। ये मेरा बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आकलन है पूरी तरह से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी सूरत में पसंद नहीं करेंगे कि रामनिवास रावत चुनाव जीते। और बुधनी में कार्तिकेय चौहान की जो नाराजगी वो किसी से छिपी हुई नहीं है, वो अपनी फेस सेविंग के लिए जरूर थोड़े बहुत सोचेंगे कि हम मार्जिन से जीत जाएं, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो पूरी मेहनत की है उसका प्रतिफल बुधनी में देखने को मिलेगा। और एक चीज प्रवीण जी मेरी बात सुन लीजिए, जल्दी पूरी करिए, फिर योगेश जी की बात। मुख्यमंत्री जी बड़े आक्रामक हो गए, उन्होंने कंस तक को बीच में ले आए, कांग्रेस पार्टी की तुलना कंस से कर दी। ये घबराहट इसलिए है कि इन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केवल एक उपचुनाव हुआ, उसमें अमरवाड़ा में बमुश्किल 2500 वोटों से जीते अपने सारे सरकारी तंत्र का उपयोग करके। तो इस मुख्यमंत्री के प्रति जो नाराजगी है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, मोदी की गारंटी के नाम पर झूठ बोल दिया गया कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, बेरोजगारी। ठीक है, अब योगेश जी को करते हैं, आपकी पूरी बात ले ली। योगेश जी ये कह रहे हैं कि डरे हुए हैं आप लोग, और इसी वजह से कुछ तो भी बयान जो है वो आ जाते हैं, और इनके यहाँ बहुत एकता है, आपके यहाँ भितरघात चल रहा है। ये सूत्रों के हवाले से आई है संतोष जी के पास खबरें, बताइए। देखिए प्रवीण जी, एकता कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटों में बटी हुई कांग्रेस और अंतर कलह से जूझती हुई कांग्रेस, स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी ने 4 दिन का दौरा बुधनी विधानसभा के लिए सार्वजनिक किया था। कल उनके ट्विटर हैंडल से पीयूष बघेल जी जो देख रहे हैं, उनका एक खंडन आया कि कमलनाथ जी की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल या निशान लगाए जा रहे हैं। तो कुछ तो खता की होगी। ये लोकसभा चुनाव के दौरान भी कमलनाथ जी का व्यवहार देखने में आया था, और शर्मन नगेले जी ने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि काम इन पर होना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से उनके जानकारी में लाना चाहूंगा कि 2003 का मिस्टर भट्टाधार का मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर होता हुआ आज का मध्य प्रदेश स्पष्ट रूप से दिखता है। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी को लगातार 20 वर्षों तक जनता का जनादेश मिलता है, और हम हर बूथ पर 100 यूथ के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में खींचतान है, अंतरकलह है, गुटबाजी है, और हम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में ये दोनों चुनाव भारी अंतर से जीतेंगे। राजकुमार पटेल जी को तो बुधनी की जनता ने एक बार नहीं 3-3 बार खारिज किया है। ठीक है,
शर्मन जी, आप जो चाहें वो जवाब भी दे दीजिएगा योगेश जी की बात का, और एक मैं ऐड ऑन कर देता हूं अपना सवाल ये कि यदि बीजेपी जीती, जैसे हमने पहले पूछा था फर्क क्या पड़ेगा, अब और उसको ठीक से आपके लिए डिकोड कर देता हूं। यदि बीजेपी जीती तो क्रेडिट किसके खाते में, मोहन जी के, वीडी शर्मा जी के, या बाकी के लोगों के? और यदि कांग्रेस जीती तो किसके खाते में, जीतू उमंग के या फिर दिग्विजय सिंह जी के? देखिए माननीय प्रवीण जी, अव्वल तो ये मैं लगभग सभी चैनलों पर डिबेट में किसी भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की टिप्पणी पे नाम के साथ टिप्पणी नहीं करता हूं, और मैंने जो विषय रखे हैं वो सतत प्रक्रिया है। स्वास्थ्य सतत प्रक्रिया है, शिक्षा सतत प्रक्रिया है, रोजगार सतत प्रक्रिया है, सुरक्षा सतत प्रक्रिया। ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल में, ये 5 साल में काम कर दिया वो आजीवन के लिए हो गया। वहां पर डे टू डे, जब 5.5 करोड़ जनता थी, आज 8.5 करोड़ जनता मध्य प्रदेश की, सारी चीजों में पहले रुपए की वैल्यू क्या थी, आज रुपए की वैल्यू क्या है, बहुत सारे बदलाव आ गए। एक दूसरा, जो आपने क्रेडिट की बात बोली, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि बुधनी की क्रेडिट में यदि चुनाव जीतते हैं तो अव्वल तो पहला नाम शिवराज जी का आएगा ही, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा जी का। विजयपुर की बात है तो विजयपुर में निश्चित रूप से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पहले नाम आएगा, बाद में वीडी शर्मा जी का, और वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन मुख्य जो है ना, ये 3 जो नेता हैं बीजेपी के। कांग्रेस की जहां तक बात है तो मैं कह सकता हूं कि दिग्विजय सिंह जी का शिवपुर में थोड़ा सा अपना है, हालांकि बुधनी के कैंडिडेट भी उन्हीं के खाते में माने जाते हैं, लेकिन देश काल परिस्थितियां राजनीति में सब बदलती रहती हैं। तो माननीय जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार की इतनी बड़ी भूमिका नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, सीधा चुनाव में। देखिए, विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष का महत्व है, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ आपके कार्यकर्ताओं के बीच में भी नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के अंदर के लिए हैं। वो नेता प्रतिपक्ष जो है ना, वो इस तरह की चीजों में उनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं। ये बात सही है कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, वो राज्य में घूम सकते, विषय उठाते हैं, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंस, जो दर्जे वाली बात है, वो विधानसभा के अंदर रहता है। तो ये दोनों लोगों को क्रेडिट जाएगा। और माननीय दिग्विजय सिंह जी मेहनत तो कर ही रहे हैं, साथ में और भी उनके साथ में नेता हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। संतोष जी, कमलनाथ जी नहीं गए, उससे बहुत सारे सवाल हुए, और जो शर्मन जी बात कर रहे हैं उससे मैं मुतमईन हूं कि वो कह रहे हैं कि उमंग सिंगार पोस्टर बॉय हैं, केवल वो मास लीडर नहीं होंगे कि वहां जाके नतीजे पलट दें या लोगों को मोटिवेट कर लें, ऐसा आकलन है उनका। राजनीतिक विश्लेषक है, उनको अपना विश्लेषण करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं ये मानता हूं कि उमंग सिंगार की एक मास अपील है, और आदिवासी बड़े नेता है, और 4-5 बार के वो विधायक हैं, और जमुना देवी की समृद्ध विरासत उनके साथ है, तो आदिवासी उनको अपने आप से जोड़कर देखता है। और निश्चित रूप से दोनों ही सीटों पर, वहां भी आदिवासी हैं, बुधनी सीट पर भी, और विजयपुर में तो आदिवासी हैं ही, तो दोनों सीटों पर उमंग सिंगार का भी फर्क पड़ेगा और जीतू पटवारी जी का फर्क पड़ेगा। और कमलनाथ जी के बारे में ये कोई पहली बार नहीं, कमलनाथ जी स्वास्थ्यगत कारणों से वहां नहीं गए हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। और कमलनाथ जी के बारे में ये पहली बार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अफवाह उड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी को विजयपुर और बुधनी के चुनाव जीतने, तो ऐसी और भी अफवाह कल तक भी और उड़ा सकती है, किसी के बारे में भी उड़ा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी की इन बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावों का सवाल है, उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि अमरवाड़ा चुनाव में पूरी धांधलियों और पूरे भ्रष्टाचार और पूरे राजनीतिक दबाव के बाद भी 2500 वोटों से चुनाव जीते हैं, और ये दबाव दोनों सीटों पर काम करेगा, चाहे विजयपुर हो चाहे बुधनी हो। तो फिर नतीजे वैसे आ सकते हैं। योगेश जी, ये दबाव बनाते हो आप लोग, धांधली भ्रष्टाचार कर देते हो, ऐसा आरोप आप पे लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग किसी नेता के बारे में एक भ्रम भी फैलाते हो, जो उनका आरोप है कि भाई कमलनाथ जी के बारे में सारा भ्रम आपने फैलाया हुआ है, वो बहुत समर्पित हैं अभी पार्टी के लिए। देखिए प्रवीण जी, आपने 2 बार एक प्रश्न रिपीट किया था कि इन उपचुनावों से फर्क क्या पड़े, तो इसका एक जवाब, इन उपचुनावों के परिणाम के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की रवानगी तय है। अच्छा, ऐसा मैं मानता हूं। ये भी सूत्रों के हवाले से आया। दूसरी बात, छिंदवाड़ा मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, एक बार नहीं 3 बार। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के जो टीम के मुख्य हथियार थे, वो आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव हार गए, आप अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव हार गए, बजाय उस पर चिंतन मनन करने के आप लीड देख रहे कि 2500 से जीते। अरे जीते ना भाई, हारे तो नहीं, छिंदवाड़ा तो कमलनाथ जी की पैठ थी ना,
तो छिंदवाड़ा मॉडल में कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा में ही सफाई हो चुकी है। बाकी कमलनाथ जी एक वरिष्ठ राजनेता है, स्वास्थ्य का कारण एक हो सकता है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर बार बार जो सवाल उठ रहे हैं वो कह रहे हैं आप करते हो दुष्प्रचार। संतोष जी बहुत छोटा जवाब, वक्त बिल्कुल फिसल गया हाथ से, सलमान जी के पास जाते हैं, लेकिन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। छोटा सा जवाब दूंगा। योगेश गुप्ता जी ने कहा कि विश्वसनीयता पे सवाल उठे, अभी भी उठे, तो निश्चित रूप से कुछ तो ऐसी कार्यशैली कमलनाथ जी की है जो मंशा रखते हैं। ठीक है, कि वो भारतीय जनता संतोष जी पार्टी जवाब, वक्त फिसल चाहते रहा है हाथ से, जल्दी जवाब। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कि योगेश जी ने विश्लेषण किया कि जीतू पटवारी की विदाई तय है अगर दोनों चुनाव हार जाते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि मोहन यादव जी की विदाई तय है, क्योंकि अमरवाड़ा पर मुश्किल जीते हैं और ये दोनों चुनाव हारते हैं। अगर इसमें से एक भी हारे तो उनकी विदाई तय है, क्योंकि ऑलरेडी वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, कोई जनाधार मुख्यमंत्री थोड़ी है। 11,000 वोटों से खुद जीत के आए थे बड़ी मुश्किल से, तो पर्ची से अगर उनका नाम निकला है जिस प्रकार से भजन लाल शर्मा का राजस्थान में निकला है, तो उनकी तो विदाई कभी भी हो जाएगी और उस पर तो सीट पर बहुत नजर है। तो उससे आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी क्या साहब? उससे गवर्नमेंट आपकी थोड़ी बनेगी, बीजेपी की कोई भी। बात परसेप्शन की प्रवीण जी, अगर दोनों चुनाव हारते तो ये समझ में आ जाएगा कि उनका नेतृत्व तो खारिज हो चुका और कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग जो है गिद्ध दृष्टि जमाए हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता, इससे आज चर्चा की बहुत पहुंच जाता शर्मन जी के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विजयपुर बुधनी में जो भी नतीजे आएंगे, ये बात तय है कि बहुत इतने बड़े बड़े नाम वहां से जुड़े हुए हैं जिनके केयर ऑफ में सीटें हैं, तो जाहिर बात है कि हार या जीत दोनों उनके खाते में जाएगी। और मुख्यमंत्री मोहन यादव चूंकि दोनों जगह बहुत ताकत झोंकी, तो उनकी भूमिका पर भी की समीक्षा होगी नतीजों के बाद। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे दोनों विधानसभाओं के वोटर से कि वोट जरूर करिएगा, जो आपको ठीक ठीक कैंडिडेट लगे। बहुत सारे लोग मैदान में हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 11 है, तो जो आपको अच्छा लगे उससे वोट करिए, लेकिन वोट करिएगा जरूर। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।